हेलो बच्चों, कैसे हो? आज एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। कहानी दो भाइयों की है। दो भाई बहुत ही शरारती और पूरे गांव में लोग डरते थे कि इतनी शरारत से कहीं उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते थे। बारिश का मौसम था और दोनों भाई, जिसमें एक बड़ा था और एक बहुत छोटा था, यूं समझ लें कि एक 12th में था, एक 6 में था, लेकिन दोनों ही बहुत शरारती। बारिश के मौसम में खेलते खेलते, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, खेलते खेलते वो थोड़ा दूर निकल गए। उस बारिश के पानी में गांव के बाहर एक कुआं उन दोनों भाइयों को दिखाई नहीं दिया और गलती से जो बड़ा भाई था वो उस कुएं में गिर गया। छोटा भाई बहुत डर गया। बड़ा भाई जोर जोर से चिल्ला रहा है और डूबने से बच रहा है किसी तरह से, बट डर है कि थोड़ी देर में जब थक जाएगा तो कहीं डूब ना जाए। उस शोर की वजह से गांव वाले भी आ गए। गांव वाले छोटे भाई को बुला रहे हैं, तुम वापस आ जाओ वरना तुम भी गिर जाओगे। बाकियों की आने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि चारों तरफ बहुत पानी भरा हुआ है। बड़ा भाई बड़ी मुश्किल से बच रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर डूब रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर डूब रहा है। छोटे भाई को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पास में एक रस्सी जो उसे दिखी वो लेकर आया और बड़े भाई की तरफ फेंक दिया। गांव वाले बुला रहे हैं, वापस आ जाओ वरना तुम भी डूब जाओगे। लेकिन उसने रस्सी फेंकी, बड़े भाई ने रस्सी पकड़ ली और उसने अपनी पूरी ताकत से बड़े भाई को खींचना शुरू कर दिया। खींचता रहा और आखिरी में उसने अपने बड़े भाई को बाहर निकाल लिया। गांव वाले हैरान कि अरे, ये इतना छोटा सा बच्चा इतने जो है बड़े लड़के को कैसे खींच पाया, इतनी ताकत इसमें कहां से आई। एक आदमी आता उसके पास, कहता बेटा तुमने ये कैसे किया, हमें तो लग रहा था कहीं तुम भी ना डूब जाओ। उसने कोई आंसर नहीं दिया। तो उसके बड़े भाई ने पास में आकर कहा कि मेरा छोटा भाई बहरा है, वो सुन नहीं सकता। कहने का मतलब ये कि हमारे आसपास में भी बच्चों ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो सामने वाला हमें नेगेटिव फॉर्म में डीमोटिवेट करता है। हमें उस टाइम उस छोटे भाई की तरह बिहेव करना चाहिए। वो सच में बहरा था, हमें बहरा बनना पड़ता है। फायदा क्या होता है, जब आप दुनिया की नहीं सुनते हैं ना, तो आप अच्छा कर जाते हैं, और जब आप दुनिया की सुनने लगते हैं तो आपको फील होता है कि सच में क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। और जहां ये सेकंड थॉट बच्चों आ गया, आपकी आधी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो लाइफ में बहरा बनो, किसी की मत सुनो और अपना 100% पूरी तरह से पूरा एफर्ट अपनी पढ़ाई पर लगा दो। ये जो टाइम तुम्हें मिला है, ये जो तुम्हारे आने वाले टाइम में एग्जाम होने वाले हैं, इसको उस छोटे लड़के की तरह कान बंद करके, कोई कुछ भी कहे कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं सुनना है। सिर्फ पढ़ना है और हार्ड वर्क करना है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं बच्चों, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होता। मैं अनुराग तिवारी आपको अनअकैडमी पर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स के पहले चैप्टर के बारे में।
ये बातें मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि लाइफ आपको कई बार बहुत सी नेगेटिव चीज़ें दिखाती है, नहीं देखना। और रेगुलर बेसिस पर इस पूरे वॉइस नोट्स को, पूरे पॉडकास्ट को रेगुलर सुनते जाना है, अपनी पढ़ाई करनी है और इतना हार्डवर्किंग बनना है कि लोगों को लगे कि अरे ये वही लड़का है जो पहले इतना नॉर्मल था और आज की डेट में इसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ गया है। ये हार्डवर्क तुम्हें दिखाना है। चलो शुरू करते हैं। बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की और उसके कुछ कीवर्ड्स की, जिसमें सबसे पहले जो कीवर्ड है दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और वेरिएशन, इन सब की स्टडी को बोलते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। जीन्स और क्रोमोसोम की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब एक वर्ड इसमें आया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि हेरिडिटी क्या है। दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो जो भी कैरेक्टर हैं, सपोज मेरे अंदर हाइट है, तो जो हाइट का कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसमिट होगा उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में रिजेंबल करेंगे, मैच करेंगे। जो कैरेक्टर पेरेंट्स में होंगे वही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग्स में भी होंगे, या वैसे सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में भी होंगे। एक और वर्ड है वेरिएशन। वेरिएशन जो पेरेंट्स हैं उनसे और उनके ऑफस्प्रिंग में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। कुछ और वर्ड हैं, जैसे मैंने बोला कैरेक्टर। कैरेक्टर बच्चों क्या है, जैसे कि आई कलर। तो आई कलर ब्लैक भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, या फिर ब्राउन भी हो सकती है। बट ये जो अलग अलग हैं वो ट्रेट्स हैं, उनका एक कैरेक्टर है, दैट इज आई कलर। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हाइट। हाइट भी एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं, या तो टॉल होगा या फिर डॉर्फ होगा। तो वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। और हेरिटेबल फीचर among the parents and offspring is called as character। एक और वर्ड यूज करते हैं, सपोज ब्राउन आई है या फिर ब्लू आई है, या हम ऐसे कह लें कि एक टॉल पर्सन है। तो उस टॉल पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड है, फॉर एग्जाम्पल टॉल को मैं हमेशा कैसे लिखूंगा, कैपिटल टी से, और डॉर्फ को हमेशा कैसे लिखूंगा, स्मॉल टी से, ना कि स्मॉल डी से। डॉर्फ को हमेशा स्मॉल टी से। जिस चीज का भी डोमिनेंट होता है उसी लेटर से हम लोग उसका स्मॉल फॉर्म हमेशा रेसेसिव के लिए लिखते हैं। तो कैपिटल टी टॉल और स्मॉल टी डॉर्फ, ये दो यूनिट फैक्टर्स हैं, और इन दोनों यूनिट फैक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, एलिल। एलिल इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये मेरी बात समझ गए। एक और वर्ड है होमोजाइगस। इमेजिन करो कैपिटल टी और कैपिटल टी एक साथ आ गया, या फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी एक साथ आ गया। तो ये जो एक साथ जब सेम से होते हैं, सिमिलर एलिल ऐसे भी बोल सकते हैं। इस तरह के सिमिलर एलिल को हम बोलेंगे होमोजाइगस। जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब होमोजाइगस है। उसी तरह से होमोजाइगस के दो नाम और भी हैं।
इसी को हम प्योर लाइन भी कहते हैं और इसी को हम ट्रू ब्रीडिंग भी बोलते हैं, ये भी याद रखना होगा, होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग। अगर कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी आ जाए तो वो डिफरेंट डिफरेंट हो गया, फिर उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस। सो कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम पेयर डिसिमिलर एलील को कैरी करते हैं उनको हम हमेशा क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। अगला जो वर्ड है डोमिनेंट कैरेक्टर। इमेजिन करो एक कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में है और मिलाकर हमने इसको एलील बोला, तो क्या ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इसमें कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब वो पर्सन टॉल होगा या डॉर्फ होगा? डॉर्फ का जो यूनिट फैक्टर है वो है स्मॉल टी और जो टॉल का है वो कैपिटल टी। तो कैपिटल टी उसको अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब उसके फीचर्स सामने वाले में दिखेंगे क्योंकि वो प्रेजेंट है। इसको यूं समझ लो कि मान लो तुम्हारा एक छोटा भाई है और तुमको और उसको बाइक चलानी है, साथ में मार्केट जाना है। तो बाइक या साइकिल कौन चलाएगा अगर दोनों को साथ में जाना है? तो तुम बड़े हो तो तुम ज्यादा डोमिनेट करोगे साइकिल चलाने के लिए, है ना? तो वो साइकिल चलाओगे तुम, भले वो साथ में है। बिल्कुल वैसे ही जब कैपिटल टी रहेगा तो कभी भी स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कैपिटल टी डोमिनेट करेगा। और ऐसे कैरेक्टर, अच्छा एक साथ में दूसरा भी कैपिटल टी क्यों ना हो जाए, हमेशा कैपिटल टी ही एक्सप्रेस करेगा, है ना? तो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। और डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा कैपिटल लेटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टॉलनेस के लिए कैपिटल टी, रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर, इस तरह से हम लिखेंगे। रेसेसिव कैरेक्टर अगर हम बात करें तो ये वो कैरेक्टर है जो कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, मतलब कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी है जैसे, तो वो कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो हमेशा होमोजाइगस, जैसे अपने जैसा ही एक और है, तब जाकर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इसको बोलेंगे रेसेसिव कैरेक्टर। रेसेसिव कैरेक्टर को हमेशा स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? एक और वर्ड है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? आप देखते हो ना कि कोई टॉल है लेकिन अगली जनरेशन में डॉर्फ भी हो जाते हैं उसमें, या कोई काला है उसकी अगली जनरेशन में कोई गोरा पैदा हो जाता है। तो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है किसी पर्सन की, वो दिखता कैसा है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप, फिजिकल एक्सप्रेशन किसी भी कैरेक्टर का। और जीनोटाइप, वो होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस टॉल भी हो सकता है। तो अंदर का उसका एलील कैसा है, इसको पता लगाना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। जैसे जो टॉल है इसका जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि टॉल तो वो दिख रहा है, तो टॉल एक फिनोटाइप हो गया। अब वो कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है ना? लेकिन दोनों ही देखने में टॉल है, लेकिन अंदरूनी फॉर्म में अंदर से वो होमोजाइगस टॉल या हेट्रोजाइगस टॉल बोले जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। एक और वर्ड यूज करते हैं हाइब्रिड। तो जब दो अनलाइक पेरेंट को आपस में क्रॉस करते हैं और उससे जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो अलग अलग पेरेंट्स हैं उनको जब हम क्रॉस करेंगे और उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर दो अनलाइक पेरेंट के फीचर्स मिक्स्ड होते हैं, ठीक है? और एक और वर्ड तुमको सिखाऊंगा। वर्ड क्या है, बार बार यूज किया जाएगा इस चैप्टर में, पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर
एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक टेबुलर फॉर्म में, जिसके थ्रू जितने भी मेंडेलियन या फिर जेनेटिक क्रॉस हैं वो करके जितने जीनोटाइप की पॉसिबिलिटीज हैं उसको हम पता लगाते हैं। डेफिनेशन बताऊं तो इसको कैसे बोलेंगे? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट probability of all genotype of offspring in a genetic cross। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जो मुझे तुम्हें बताने थे। अगली जो हमारा पॉडकास्ट ऑडियो होगा उसमें मैं तुमको प्रॉपर स्टार्ट करूंगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, कि मेंडल ने कैसे सारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, कैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक पहुंचे। वो क्या क्या चीज़ें उन्होंने की जिसके बेसिस पर ये लॉज आए, और इन लॉज के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अगले पॉडकास्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, बिल्कुल मत भूलना, मेरा एक चैनल भी है नीट प्रो, ये अन अकेडमी का ही एक चैनल है। नीट प्रो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर रोज़ाना मैं 2 क्लासेस लेता हूँ। एक का नाम है एनसीईआरटी सारांश और एक का नाम है एनसीईआरटी अभ्यास। ये दोनों ही तुमको पैरेलल में अटेंड करनी है अगर तुमने अभी तक नहीं अटेंड की। खास बात बताऊं इसकी, एनसीईआरटी कई बार बच्चों को बहुत बोरिंग लगती है, उनको लगता है इतने बड़े बड़े पैराग्राफ कैसे पढ़ें। तो मैंने क्या किया, एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर दिया। हर फुल स्टॉप के बाद एक एंटर क्लिक किया जिससे वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट हो गया। लैंग्वेज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। इससे बन गई एक पूरी बुक जो कि पब्लिकेशन में ऑलरेडी है। अब उस पॉइंट को मैंने क्या किया, हर पॉइंट में जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हैं उनको हटा दिया और उसकी जगह डॉट डॉट लगा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। तो पूरी एनसीईआरटी की लाइन को हर लाइन पढ़ता हूँ और तुमसे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करवाता हूँ। और ये डेली शेड्यूल चलता है। शेड्यूल क्या है? वही जो पॉडकास्ट पे चलता है वही वहाँ पर भी चलता है। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है अन अकेडमी AT सर। AT सर किस बेस पर? अनुराग तिवारी सर, तो AT सर। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर सारा लिंक तुमको मिल जाएगा। तो फ़ायदा क्या होगा? मैंने इसका नाम सीरीज़ का रखा है एनसीईआरटी अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस। तो डेली बेसिस पर हम लोग एनसीईआरटी की हर लाइन से प्रैक्टिस करते हैं। और इसकी मैंने एक नीचे टैग लाइन लिखी हुई है कि गारंटीड 330 मार्क्स। बायोलॉजी में उस सीरीज़ को करने के बाद बायोलॉजी में 330 मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की हर लाइन है। तो बच्चों, रोज़ाना 7 बजे और 8 बजे शाम को नीट प्रो चैनल पर तुमको आना है। डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ज़रूर से ज़रूर आना और रिवाइज करना अपनी एनसीईआरटी, ताकि कोई भी लाइन ना छूटे। कई बार लाइन के बीच में भी कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। मैं हर उन चीज़ों का मतलब समझाता हूँ। तो आज के लिए बाय। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।